साथियों नमस्कार। आज का करंट अफेयर्स देखेंगे क्या क्या रहा, जो कि खासकर प्रीलिम्स जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, एमपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बिहार एसआई हो गया, अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। तो पहला है न्यूज कि वर्ल्ड का यानी कि दुनिया का पहला गार्डन स्टेडियम या हरित स्टेडियम कहाँ बना है। गार्डन स्टेडियम या हरित स्टेडियम सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में बना है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हरित स्टेडियम या गार्डन स्टेडियम वैसा स्टेडियम जहाँ पर कम प्रदूषण होता है, इकोलॉजी के आधार पर बनाया गया, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल यानी पर्यावरण हितैषी, क्योंकि उससे पर्यावरण को ज़्यादा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में बनाया गया है। अगला है सिपरी रिपोर्ट आया 2025। सिपरी ईयरबुक ये वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। सिपरी क्या इसका पूरा रूप है? एस से स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एक संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि ये बताती है कि कौन सा देश कितना जो डिफेंस सेक्टर में खर्च कर रहा है, कितना अस्त्र शस्त्र खरीद रहा है, कौन कितना बेच रहा है, किसको, कौन कितना खरीद रहा है, न्यूक्लियर वेपन सहित सभी का ये डेटा रखती है। तो ये स्टॉकहोम कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडन एक देश है, उसकी राजधानी है स्टॉकहोम। सिपरी रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो अस्त्र शस्त्रों से संबंधित है। कौन सा देश कितना अस्त्र शस्त्र रखे हुए है या खरीद रहा है या बेच रहा है। तो सिपरी रिपोर्ट 2020 इसमें डेटा आया कि 2020 से 2024 में पहला जो देश है सबसे अधिक अस्त्र शस्त्र खरीदा है, तो यानी वेपन खरीदा है, वो है यूक्रेन 8%। तो पहला देश कौन है? यूक्रेन। सेकेंड स्थिति में भारत है, तो भारत डिफेंस सेक्शन में अधिक खर्च कर रहा है। और थर्ड स्थिति में है, थर्ड रैंक में कतर। तो ये तीनों याद रखना है, यूक्रेन, भारत और कतर। और ये तो आयात करने वाला हो गया, खरीदने वाला, और बेचने वाला यानी निर्यात करने वाला में 2020 से 24 के डेटा में पहला है यूएसए। अमेरिका सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है वेपन को यानी अस्त्र शस्त्र को 43%। दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस। तो ये तीनों याद रखना है। अगला है ईरान इजराइल विवाद या युद्ध। क्या कारण है इसके, क्या प्रभाव हो सकता है? तो ईरान इजराइल युद्ध का कारण है, बहुत सारे कारण हैं। तो पहला कारण है 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है। 1979 के पहले इजराइल और ईरान के बीच अच्छे संबंध थे, मित्रवत संबंध थे। 1979 में कट्टर शिया मुस्लिम मतलब एक नेता वहाँ का शासक बनता है जिसका नाम है खुमैनी, अयतुल्ला खुमैनी, जो कि कट्टर शिया मुस्लिम देश बना देता है ईरान को। तभी से ईरान और इजराइल के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो एक कारण ये है कि आइडियोलॉजी डिस्प्यूट है। दूसरा कारण है डोमिनेंस को लेकर, प्रभाव को लेकर। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल दोनों अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है, तो एक कारण ये है। तीसरा कारण बोल सकते हैं प्रॉक्सी वार, छद्म युद्ध। प्रॉक्सी वार या छद्म युद्ध। प्रॉक्सी वार मतलब इनडायरेक्टली युद्ध करवाना, जैसे कि ईरान जो है वो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप या पैरामिलिट्री ग्रुप बोल सकते हैं, उसको फंडिंग करता है, पैसा देता है, ट्रेनिंग देता है कि इजराइल पर अटैक करो। जैसे कि हिजबुल्ला, लेबनान देश में हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया गाजा या फ़िलिस्तीन में, और दूसरा तीसरा ग्रुप है हौती रिबेलियन हमेशा न्यूज में रहता है लाल सागर को लेकर, ये यमन में काम करता है। तो इन तीनों ग्रुप को ईरान फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है इजराइल पर अटैक करने के लिए। तो एक कारण ये है। और एक क्या कारण, चौथा कारण बोल सकते हैं कि इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन से संपन्न देश बने। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि इजराइल ये समझता है कि यदि ईरान के पास परमाणु वेपन हो जाएगा
तो वो इजराइल को समाप्त कर देगा, इजराइल के अस्तित्व पर खतरा है। इसीलिए अभी तो अटैक किया इजराइल ईरान पर, क्यों किया? क्योंकि वो परमाणु बम से संबंधित कुछ मतलब बना रहा था, न्यूक्लियर वेपन से संबंधित। ईरान इजराइल युद्ध के प्रभाव क्या हो सकते हैं? इसके प्रभाव या परिणाम क्या हो सकते हैं? पहला तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है, विश्व का जो परिदृश्य है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि ईरान के साथ आ जाएगा रूस, चीन और अरबिक कंट्री। हालांकि खाड़ी देश से भी ईरान के अच्छे संबंध नहीं, क्योंकि यहाँ पर शिया सुन्नी विवाद चलता है। दूसरा है इजराइल के साथ आ जाएगा अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह। भारत का संबंध दोनों देशों से बेहतर है, ईरान से भी बेहतर है। ईरान से तो ऐतिहासिक संबंध है कि यहाँ भारत में भी शिया मुस्लिम बहुत सारा है और ईरान तो शिया मुस्लिम का लीडर है, तो एक ये हो गया ऐतिहासिक संबंध। ईरान से भी चाबहार पोर्ट को लेकर एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, कनेक्टिविटी सुधारने के लिए कि मध्य एशिया से यूरोप जाया जाएगा, तो ये अच्छे संबंध है। और इजराइल के साथ भी भारत का अच्छा संबंध है, अच्छा सहयोग, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेट करना, तो दोनों देशों से अच्छे संबंध, इसलिए भारत का कोई एक देश के पक्ष में स्टैंड नहीं होगा इसमें। और क्या प्रभाव हो सकते हैं? जान माल की क्षति होगी, कनेक्टिविटी बाधित होगी। जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, क्या नाम है? हॉर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जल संधि। जल संधि जल का सकरा क्षेत्र है जो बड़े जल स्रोतों को जोड़ता है। तो यहाँ मान लेते हैं ये ईरान है, ये क्या है? मैप में ईरान है, इधर है फारस की खाड़ी है, तो फारस की खाड़ी और यहाँ इस प्रकार फैला हुआ इधर अरब सागर है। तो यहाँ पर एक सकरा क्षेत्र है जल का ही, जिस पर यदि ईरान चाहे तो इसको रोक सकता है, ब्लॉक कर सकता है, जिसे हॉर्मुज जलडमरू बंद कहते हैं। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। तो यदि इसको ब्लॉक करता है तो कनेक्टिविटी बाधित हो जाएगी, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू के मध्य के द्वारा ही पूरे विश्व का 20% ऑयल, कच्चे तेल का आयात निर्यात होता है और 30% LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ट्रेड होता है इसी मार्ग के द्वारा। और यदि ईरान चाह लेगा इस पर कंट्रोल करना, ब्लॉक करना, तो ब्लॉक कर सकता है। तो ये बाधित होगी। इससे बाधित होने से यदि तेल का दाम बढ़ता है पूरे विश्व में तो महंगाई पड़ेगी। और एक बात, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के जो डायस्पोरा रहते हैं इधर उधर ईरान इजराइल में, तो उनके एक सेफ्टी कंसर्न है सुरक्षा को लेकर। भारत में यदि तेल का दाम बढ़ता है तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये था ईरान इजराइल को लेकर। अगला न्यूज है G7 समिट हो रहा है रूस कनाडा के कनानास्कस में, कनाडा के कनानिस्कस शहर में हो रहा है, जो कि अल्बर्टा नाम का एक जगह है वहाँ पर है। तो कनाडा के G7 में कौन कौन से देश हैं? ये सब तो स्टैटिक क्वेश्चन है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? US है, UK है, यानी ब्रिटेन और अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, इटली है और कनाडा है। और ये रोटेटली ढंग से, यानी कि कनाडा में हुआ फिर अमेरिका में होगा, ऐसे होता है इसका सम्मेलन। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? नया ही बने हैं मार्च में, तो 24वें प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। इसके पहले जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनके आंतरिक पार्टी में कुछ विवाद हुआ था, तो ये याद रखना है, मार्क कार्नी है। G7 में जो जितने 7 कंट्री है उसमें 10% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड वाइड का। कितना परसेंट? मात्र 10% पॉपुलेशन है। यानी G7 में टोटल देश की जनसंख्या मिला देंगे तो वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 10% होगा। अगला है मनरेगा स्कीम। MG नरेगा, जिसको बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये कब शुरू हुआ? 2005 में शुरू हुआ। इसका पहले नाम था नरेगा, NREG, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और 2009 में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 को नाम चेंज कर दिया गया, MG महात्मा गांधी आगे लगा दिया गया उनके सम्मान में। तो ये एक ग्रामीण रोजगार अधिनियम है जो केवल गाँवों में है। क्या शहर में भी है मनरेगा स्कीम? नहीं, केवल गाँव में है। इसमें एक साल में 100 दिन की गारंटीकृत काम दिया जाता है। किसको? जो अनस्किल्ड लेबर हैं, अकुशल लोग हैं, उसको तालाब खुदवाने के लिए, रोड बनवाने के लिए और अदर काम करवाने के लिए, पंचायतों के काम करवाने के लिए काम दिया जाता है। और इसमें भी 1/3 महिलाओं को एक रिजर्व
रिजर्व कैटेगरी में रखा गया 1/3 महिलाओं को टोटल वर्कर में। मोदी जी साइप्रस की यात्रा में हैं। तो साइप्रस एक क्या है, कंट्री है, देश है, जिसकी राजधानी का नाम है निकोसिया। निकोसिया एक यूरोप का ये देश है, भूमध्य मेडिटेरियन सी के पूर्वी तट पर है, एक आइलैंड टाइप का। तो यहाँ पर साइप्रस की सरकार ने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, जिसका नाम है ग्रांड क्रॉस ऑफ मैकारियोस 3। ग्रांड क्रॉस ऑफ मैकारियोस 3 किस देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? तो साइप्रस का। तो ये देखना है, साइप्रस 1960 में आज़ाद हुआ ब्रिटेन के उपनिवेश से, इंग्लैंड के उपनिवेश से, अंग्रेज़ों के उपनिवेश से। अगला है कि ईरान का पार्लियामेंट कोई बिल बना रही है जिसके द्वारा वो एनपीटी ट्रीटी से बाहर होगी। एनपीटी क्या है, इसका पूरा रूप नन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। इसका ट्रीटी 1970 में ये लागू हुआ। कब? 1970 में। इसका उद्देश्य था कि परमाणु हथियार को कम करना है या तो उसको त्यागना है, यानी निशस्त्रीकरण का एक ट्रीटी है। न्यूक्लियर वेपन के प्रसार को रोकना है, क्योंकि इससे हानि बहुत अधिक होती है। अभी पूरे विश्व में 9 ऐसे देश हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश है, परमाणु हथियार है, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएस, यूके, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। 9 देश के पास है न्यूक्लियर वेपन। और ईरान इससे निकलना चाहता है, क्योंकि ईरान कहता है कि ये सब हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। हम परमाणु ऊर्जा का मतलब परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, फिर भी जो इससे संबंधित एक क्या नाम है IAEA अपने रिपोर्ट में कहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे थे, परमाणु ऊर्जा से संबंधित चीज़ें कर रहे थे। कौन सही बोल रहा है कोई पता नहीं है इसमें। तो याद रखना है एनपीटी ट्रीटी 1970 में आया, परमाणु हथियार के त्यागने से संबंधित है, रोकने से संबंधित है। अगला है मोकुम कोलफील्ड। मोकुम कोलफील्ड कहाँ है? मोकुम कोलफील्ड असम में है, असम के तिनसुकिया जिला में, असम के तिनसुकिया जिला में। यहाँ पर एक फ्लोरिंग प्लांट यानी फूल वाले पौधे का जीवाश्म मिला है, जो कि लगभग 24 मिलियन ईयर साल पुराना है। 24 मिलियन साल पुराना है, तो ये याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन अश्नवी वैष्णव ने कहाँ किया? तो ये मारुति सुजुकी की एक मानेसर जगह है, मानेसर फैसिलिटी में किया, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। अगला है बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2025। बोन कहाँ? जर्मनी में हुआ इसका आयोजन, और इसमें रिव्यू किया जाएगा COP29 में किए गए वादे को, स्कीम जो उसको रिव्यू किया जाएगा, जितने भी एजेंडा उसमें रखा गया। अगला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें जो बिल्ली के बड़े बड़े प्रजाति उसको रखा गया है। ये भारत सरकार के भारतीय प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये बिग कैट जो स्पीसीज होते हैं उसके संरक्षण वगैरह को लेकर। कब? 2024 में। किसके उपलक्ष्य में? जब जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, उसका जब 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा था, तो उसी समय इसकी नींव रखी गई। 2024 में ये लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया। और इसका पहला सम्मेलन होगा, IBCA का पहला सम्मेलन भारत में, नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट भी भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को नियुक्त किया गया। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें कौन कौन है? टोटल शायद इसमें 7 बिग कैट को शामिल किया गया है। टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जगुआर और प्यूमा, इसको शामिल किया गया बिग कैट। अगला है 8वां संस्करण, 8 एडिशन एक्सरसाइज शक्ति का।
तो एक्सरसाइज शक्ति किन दो देशों के बीच ये अभ्यास किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच, इंडिया और फ्रांस के बीच किया जाता है। 8वां संस्करण का आयोजन हो रहा है फ्रांस में। लाइटनिंग, तड़ित झंझावात से बिहार में लगभग 13 लोगों की मौत हो गई और बिहार सरकार ने 4 लाख मुआवजे की बात कही है मृतकों के लिए। तो लाइटनिंग क्यों आता है, इसी शॉर्ट्स वीडियो आप देख सकते हैं इसका, अल्टीमेट एस्पायरेंट सर्च करके लाइटनिंग क्यों आता है तो मिल जाएगा। तो ये आवेश उत्पन्न के कारण, दो आवेशों के मिलने टकराने से होता है ये लाइटनिंग। और इससे संबंधित एक पहल है भारत सरकार का, दामिनी ऐप। तो पूछा जाए दामिनी ऐप किससे संबंधित है, तो लाइटनिंग के सुरक्षा पूर्वानुमान से संबंधित है।